नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास की जो पुस्तक है सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे, उसमें ज्योग्राफी जो पार्ट दिया हुआ है उसका सेकंड लेसन महासागर एवं महाद्वीप। पहला लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। तो सबसे पहले एक थॉट दिया है, जो थॉट लिखा है जूल्स वर्न ने। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपका जूल्स वर्न के साथ करवा देते हैं। 1870 में ये थॉट प्रकाशित हुआ था। ये एक फ्रांसीसी विज्ञान कथाकार हैं, जिन्होंने ये थॉट दिया था। उनका थॉट है महासागर ही सब कुछ है, सब कुछ महासागर है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। मतलब 7/10, इसका मतलब है कि 70% भाग पर जल है 100 में से। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है, ये एकदम शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। निर्जन स्थल मतलब जहाँ पर मानव नहीं है, जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन को अपने आसपास ही अनुभव करता है, अपने से दूर नहीं, सारी चीजें जितनी भी प्रकृति में है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। अब इस लाइन को समझिए कि उन्होंने क्या कहा है, महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत बड़ी मात्रा में महासागर है, और आप सिर्फ महासागर अकेला सिर्फ हम पानी से इसको नहीं डिनोट कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए इसने कहा है कि महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, बहुत व्यापक क्षेत्र पर। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में न हो। उनके अनुसार इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ है, वो महासागरों से हुआ है, और हो सकता है जो पृथ्वी पर मानव का अंत है या फिर जीवन का अंत है, वो महासागरों से ही हो। तो ये थॉट था आपका जूल्स वर्न ने दिया था 1870 में। तो चलिए अब हम हमारे लेसन की शुरुआत करते हैं। न्यू एनसीईआरटी में जो प्रत्येक लेसन है वो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं इस लेसन में हमें समझने के लिए, और लेसन के लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है महासागर एवं महाद्वीप क्या है? उनके नाम क्या हैं? उनका वितरण कैसा है? और जो सेकंड क्वेश्चन है, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मतलब महासागर और महाद्वीप दोनों ये चीजें क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, और ये इनकी सीमाएं क्या हैं? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जो हम रहते हैं, मानव जीवन है, उनको किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो आइए इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल संक्षेप में। अब ये देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, और आप सब इस चित्र से परिचित होंगे। ये जो चित्र है ये है पृथ्वी का। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य छाया चित्र लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर द्वारा। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, 22 से अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिका को दर्शाया गया है। नीचे ये आपका अंटार्कटिका है, बीच में प्रशांत महासागर है, ऊपर भारत है। ये अलग-अलग स्थान की लोकेशन यहाँ पे दी हुई है, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, ये है नीला। यहाँ पे ये कैसा नजर आ रहा है? नीला।
क्योंकि जब हम ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी पे आपको बताया है कि जल की मात्रा 70% है, 7/10 है। आप अलग-अलग प्रकार से इसकी व्याख्याएँ कर सकते हैं। इसलिए ऊपर से जब ये नीला दिखाई दिया, तो जिन्होंने ये फ़ोटो लिया उन्होंने प्यार से इसको कह दिया कि ये नीला ग्रह है। तो क्वेश्चन क्लियर आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं। ग्लोब से आप पूरी तरह परिचित हो गए होंगे कि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप है, जिसके द्वारा हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। आइए हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे-धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन-सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा कि जो पृथ्वी पर नीला रंग जो दिखाई देता है चंद्रमा से या फिर अंतरिक्ष में जाने पर जब पृथ्वी का फ़ोटो लिया जाता है, तो आपने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वो चीज़ क्या है? जल। वो चीज़ क्या है? जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांशतः जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग देखिए, अब देखिए आपको बताया था 7/10 70% और अब एक नया इसी को व्याख्या दे दी 3/4 जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में अंतरिक्ष में यात्री गए उन्होंने ही वहां से फोटो लिया, तो फोटो जब लिया तो उसमें नीला रंग ज्यादा दिखाई दे रहा था और उन्होंने प्रेम पूर्वक हमारे ग्रह को नाम दिया नीला ग्रह। ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जलराशियां हम देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो चुका है। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य भूरा भी दिखाई देगा, भूरा रंग भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। अब इन सभी डेफिनेशनों को आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले याद आ जाइए, जो पृथ्वी पर बड़ी-बड़ी जलराशियां हैं, उनको हम महासागर कहते हैं। ये देखिए, ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जलराशियां हैं, उन्हें हम महासागर कहते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर है, महासागर किन्हें कहते हैं और दूसरा महाद्वीप किन्हें कहते हैं। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। उसने कहा कि अगर भूमि का बहुत बड़ा भाग है तो हमें भूखंड कहेंगे, भूमि का एक टुकड़ा। लेकिन जब वही भूखंड का विस्तार बहुत बड़ा है, निरंतर है, तो हम उसे महाद्वीप कहेंगे। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी जीव-जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में जो पृथ्वी पे जलवायु है, जो मौसम है, उसके निर्माण में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, महासागर एवं महाद्वीप की। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, मतलब जीव जंतुओं को भी, पौधों को भी, मानव जीवन को भी, सबको ये प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि इतिहास, संस्कृति एवं दैनिक जीवन पर भी आप इनका प्रभाव देखेंगे कि महासागर और महाद्वीप किस प्रकार से आपके दैनिक जीवन को, संस्कृति को, पेड़-पौधों को, सबको प्रभावित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो भी है आपके जो महासागर के नज़दीक रहते हैं, जो स्थान महासागर के नज़दीक रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होगी और जो वहाँ से दूर रहेंगे, वहाँ की जलवायु कैसी होगी।
वहाँ का रहन-सहन, खाना-पीना कैसा होगा? तो इस प्रकार से महासागरों ने प्रभावित कर दिया रहने-सहने को, संस्कृति को, वहाँ की खेती को, वहाँ के पेड़-पौधों को, सबको प्रभावित करते हैं। तो ये सब बातें हम आगे इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। ये देखिए, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य है। संग नौ वर्ण अंकित है, जिसका अर्थ है, हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। इसने कहा जो वाक्य अंकित है, जो हमारी भारतीय नौसेना नेवी है उसके प्रतीक चिन्ह है, और उसके ये देखिए यहाँ पे ये अंकित है। इसका मतलब है, हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। अब वरुण का मतलब है, यह महासागर, आकाश और जल से संबंधित वैदिक देवता है वरुण, जो तीनों से संबंधित महासागर, आकाश और जल से संबंधित देवता है। जल व भूमि का वितरण, जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। एक बार इसको देखिए, फिर मैं आपको अलग से समझाता हूँ। उत्तरी ध्रुव बाएं और दक्षिणी ध्रुव दाएं से ऊपर से दिखता पृथ्वी का मानचित्र। ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। जब आप बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे पृथ्वी को दो भागों में भूमध्य रेखा विभाजित करती है, ये आपकी पृथ्वी और ये भूमध्य रेखा। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे उत्तरी ध्रुव से और ये दक्षिणी ध्रुव से, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, और जब दक्षिणी ध्रुव यहाँ से आप पृथ्वी को देखेंगे तो ये जो एरिया है इसको यहाँ पे इसने ऐसे दिखा दिया। अब आपको बताया था कि जो भूरा रंग है वो यहाँ पे स्थल का है, भूमि का है, और जो नीला रंग है वो पानी का है, जल का है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। इनमें से किस गोलार्ध पर जो भूमि है वो ज़्यादा है, स्थल ज़्यादा है? तो आप रंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भूरा रंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्थल ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है। तो इसने बताया कि इसमें उत्तरी गोलार्ध में, अब आपको याद आया होगा पिछले लेसन से कि उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा भारत है, तो क्या आप इसमें हमारे भारत को ढूँढ सकते हैं? तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया देखिए यहाँ से। क्या आपको ये श्रीलंका नज़र आई और ये भारत वाला मैप यहाँ, ये नज़र आया? तो ये हमारा इंडिया है उत्तरी गोलार्ध का, ये अलग-अलग ये सागर वगैरह हैं। क्लियर है? चलिए इसमें थोड़ा-सा और आगे देखते हैं। हम चित्र 2.2 मतलब ऊपर जो आपने देखा 2 मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों उनके छोटे विस्तार जैसे खाड़ी, सागर आदि को दर्शाया गया है। मतलब जो बड़े हैं, जो बड़ी राशि आपको दिखाई दी वो महासागर, और जो छोटे हैं वो आपके सागर और खाड़ी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बड़े-बड़े ये सारे महासागर जो बीच में हैं ये आपके खाड़ी और सॉरी सागर हैं। ये देखिए ये पूरे के आपके महासागर, लेकिन ये छोटे-छोटे हैं ये आपके, ये सागर व खाड़ियाँ, ये देखिए। आइए पता करें प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आपके आपने इनके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा, परंतु यहाँ इन्हें अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। वर्ताकार जो रेखाएं हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश,
और जो दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को बोलते हैं हम देशांतर। किस गोलार्ध में जल अधिक है? तो आपको बताया गया था कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल अधिक है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जल अधिक है। आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल व भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। आपने डायग्राम देख लिया, आपको अंदाजा लगाना है कि किस अनुपात में उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में जल की व स्थल की मात्रा। चर्चा करनी है आपको। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई भी विभाजन नहीं है। वो सीमाएं हमने बना रखी है कि यहाँ तक प्रशांत महासागर है, यहाँ तक आपका हिंद महासागर है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सागर व खाड़ी, इन शब्दों की परिभाषा पुस्तक के अंत में शब्दावली में दी गई है। सागर खाड़ी क्या होता है कि अगर जमीन से जैसे आपकी यहाँ पे था कि यहाँ पे जब तिरव ढलान होता है उसको हम खाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है आपकी। ठीक है। सागर होता है जब वो चारों तरफ से एक पानी की मतलब महासागर से कम जो जल राशि होती है उसको हम सागर बोलते हैं। और बुक के इन शब्दों की परिभाषा पुस्तक के अंत में शब्दावली में भी हम पढ़ेंगे। ये देखिए आपका परवाल बीती, जिसको मूंगा बोलते हैं, समुद्री जीवन इसमें दिखा रखा है। समुद्री एनीमोन पर तारामीन, ये सब समुद्री जीव हैं। स्पर्म हेल, माँ एवं शिशु दोनों है। शार्क है, डॉल्फिन है, शैवाल है, एम्परर पेंगुइन है, उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ स्थायी परवाल बीती, बोनेयर समुद्री टर्टल। अब हम महासागर की बात करते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय खारा है। उसने कहा कि बहुत सारा जल है धरती के ऊपर, मतलब हमारी पृथ्वी पर, लेकिन वो ज्यादा क्या है? लवणीय। आपका जो NaCl सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है, इसलिए उसमें लवणीय होने के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए जो समुद्र महासागरों का जो जल है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल मतलब पेयजल, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं पीने के लिए का जल, पृथ्वी के जल संसाधनों में एतलप हिस्सा है। एतलप मतलब बहुत थोड़ा सा हिस्सा, वो भी हम जानेंगे कि कितना हिस्सा है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो दो प्रकार का आपका जल हो गया लवणीय। लवणीय जल है आपका महासागरों में और एक है अलवणीय। अलवणीय जल मतलब जो हम प्रयोग करते हैं, हमारी नहरों में आता है, घरों में पहुंचता पीने का पानी, वो आपका या तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, या नदियों में है, या झीलों में है, वायुमंडल में है। वायुमंडल मतलब कि हमारे आसपास जो हवा है उसमें जो जल है, जल वाष्प है, वो आपका पीने का जल है। भूमिगत जल या फिर भूमि के अंदर जिसके हम ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें आइए विचार करें। पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? तो इसी क्वेश्चन पे विचार करते हैं 2 मिनट में। कि कहते हैं कि जल बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जल बचाओ, जल बचाओ, जल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबकि जल की मात्रा पृथ्वी पर उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो जल वाष्प बन के ऊपर जाता है वही जल बारिश के रूप में वापिस आ जाता है। तो फिर अगर जल की मात्रा यही रहती है तो फिर हम ऐसा विचार क्यों करते हैं कि जल को बचाना है, जल संरक्षण करना है? ऐसा क्यों?
तो ये देखिए आपको मैंने बताया था लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल जो समुद्रों में है, महासागरों में है, जो हम प्रयोग नहीं कर सकते, और अलवणीय जल जो हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जल का हमने प्रयोग किया, जो जल हमने प्रयोग कर लिया, कपड़े धो लिए, किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, सिंचाई में, कहीं पे प्रयोग किया, वो क्या होगा कि जल ऊपर जल वाष्प के रूप में चला जाएगा और बारिश के में वापस आएगा। तो इस बात की कितनी गारंटी है कि वो जल वापस धरती पे ही आएगा? उसमें से बहुत सारा जल समुद्र में बारिश से चला जाएगा और कुछ जल उसमें नदियों में मिलके वो समुद्र में चला जाएगा। बात आपकी जल समाप्त होने की नहीं है, जल की मात्रा पृथ्वी पर उतनी ही रहेगी। बात है कि जो हमारा अलवणीय जल है, उपयोगी जल है, उस जल को हम अनुपयोगी जल में न बदल दें। इस बात को हमें सही करना होगा कि ये उपयोगी जल अनुपयोगी जल में न बदले, इसमें इसने ये कहा है कि जल की कमी हो जाएगी। यहाँ जल की कमी अब हर बार ये ऐसा लिखेगा नहीं कि उपयोगी जल, ये आपको खुद को समझदार होना पड़ेगा कि जल की कमी कैसे होगी। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है और इंटरव्यू में तो ये काफ़ी बार पूछता है कि हम जब जल की मात्रा सेम रहती है पृथ्वी पे, तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जल की कमी होगी, जल की कमी होगी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब की बार जब भी कभी आपके सामने आएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे पाएँगे। जल संरक्षण के कौन-कौन से उपाय से आप अवगत हैं? इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गाँव, उपनगरों एवं नगरों में होते देखा है? देखिए, जल संरक्षण मतलब जल को बचाना। तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हम जल को बचा सकते हैं? तो ये आपको खुद से विचार करना है, और कौन से उपाय आपने कहीं पर देखे हैं जल को बचाने के लिए। सामान्य से उपाय होते हैं जल को बचाने के लिए, जैसे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ आपके घरों में यूज़ करने का लिए, क्योंकि आज मॉडर्न ज़माना आ चुका है और मॉडर्न ज़माने में नहाने के लिए शावर आ गया। तो अगर हम शावर से नहाएँगे तो कम से कम ये मान लीजिए कि 4-5 बकेट पानी लग जाएगा। वही अगर हम 1 बकेट से भी नहा सकते हैं। पीने ये बात आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। दूसरी, तीसरी, 4th, 5th क्लास के बच्चे आसानी से बता देंगे कि जल हम कैसे बचा सकते हैं। अब समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित जो जीव होते हैं वो समुद्री। वनस्पति जगत क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़-पौधे भी। तो हम किसी चीज़ को समुद्री कब बोलेंगे? अगर वो चीज़ किसी महासागर में अथवा सागरों में जो पाए वान जाने वाली कोई भी चीज़ है, वो आपकी समुद्री चीज़ कहलाएगी। वनस्पति जगत क्या है? अगर किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़-पौधे कि एक उनका टाइम है कि इस शताब्दी से इस शताब्दी तक पाए जाते हैं, वो वनस्पति जगत है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो वहाँ का वनस्पति जगत है। प्राणी जगत किसी विशेष क्षेत्र में अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव-जंतु, जैसे आपका पोलर बियर है, स्पेस भालू, तो कहाँ का प्राणी है वो? वो है बर्फ का, जहाँ ग्लेशियर वगैरह होते हैं, उत्तरी ध्रुव पे ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं महासागर की। प्रश्न 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका कई बार महासागर को देखते हैं। तो आपके कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, जिसको हम दक्षिणी महासागर बोलते हैं। और पहले सिर्फ 4 महासागर होते थे, जो आपका अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर है, उसकी जो गिनती हुई है, वो नए महासागरों में हुई है। हम आगे देखेंगे ये भी। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग-अलग नहीं हैं।
मैंने आपको बता दिया था कि सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। इसने कहा कि महासागरों का जो सीमांकन है, ये सिर्फ प्रचलन है, मतलब सिर्फ हमने माना है कि यहाँ तक ये महासागर है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें हैं, इस प्रकार का कोई भी बाउंड्री या सीमा को फॉलो नहीं करती। ये सिर्फ हमने मान रखा है हमारी सुविधा के अनुसार। उदाहरणतः समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। तो ये आपको बता दिया कि जो महासागर उसमें बहता रहता है, विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध, मतलब विविधतापूर्ण समुद्री जीवन मतलब समुद्र में जो जीवन है अलग अलग प्रकार का, उसमें जीव भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। उसको समृद्ध करने में सहायक है। ये बता दिया आगे, अनेक प्रकार के पौधों एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। समुद्री क्या आपको बता दिया, जो चीजें समुद्र में पाई जाती है वो समुद्री चीजें होती हैं। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल, एल्गी एंड सीवीड सम्मिलित है। समुद्र प्राणी जगत में, मतलब समुद्री वनस्पति मतलब पौधे, मतलब विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे वहां की वनस्पति होते हैं। तो समुद्र में पाए जाने वाले पौधे क्या है आपके, समुद्री शैवाल। और प्राणी जगत में हजारों प्रजातियां की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव समुद्र में शामिल है। अधिकतर की तो हमें अभी जानकारी भी नहीं है। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। देखना कितनी ये शानदार लाइन है कि समुद्र की रोशनी जैसे ये है, महासागर हमारा, ये सूर्य के, जहां से सूर्य की रोशनी आती है, इसलिए इसके समुद्र की सतह को इसने कहा है कि समुद्र की सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेके जहां तक समुद्र गहरा है, वहां तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। तो ये देख लीजिए आप अपने महासागर कि सबसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। मैप में यही कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों साइड प्रशांत महासागर कैसे आ गया, क्या इसके ये दो हिस्से हैं। तो मैं आपको पिछले लेसन से यही समझाता आ रहा हूँ कि पृथ्वी गोल है। जब हम इसको, ये फ्लैट है, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो पीछे से प्रशांत महासागर मिल जाएगा। हमने इसको ऐसे करके खोला हुआ, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर सबसे ऊपर, आर्कटिक महासागर सबसे नीचे, अंटार्कटिका। आपको इसके या फिर दक्षिणी महासागर, दोनों के लिए मैं आपको समझाता हूँ ये कहाँ इनकी लोकेशन। ये देखिए, दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में नीचे, ये याद हो जाएगा आपको। अंटार्कटिका, यहाँ से एक शब्द दे दिए टिका, मतलब ये नीचे टिका हुआ है अंटार्कटिका। एक महासागर वो टिका हुआ है। हिंद महासागर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके देश के नाम से है ये हिंद महासागर। और उसके बाद ऊपर आर्कटिक, सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर है, मतलब यहाँ पे आर्क बनती है। अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे एक आर्क बनेगी, वहां से हम इसको शॉर्ट में याद कर लेंगे कि जहाँ आर्क बनती है वहां पे आर्कटिक। आप कहेंगे कि आर्क तो नीचे भी बनती है, लेकिन नीचे हमें याद हो जाएगा कि टिका हुआ महासागर नीचे, तो आर्कटिका होगा, सॉरी अंटार्कटिका होगा, और ऊपर आर्कटिक, और एक आपका ये अटलांटिक महासागर। तो पांचों महासागरों के नाम आपको याद हो गए होंगे। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। नीचे दी गई तालिका में बताइए 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों में अवस्थित है। प्रशांत महासागर आपने देखा होगा कि दोनों गोलार्धों में है। अटलांटिक बीच में और ज्यादा हिस्सा उसका उत्तरी गोलार्ध में है। हिंद महासागर उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा हिस्सा है।
और आपका दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है और आर्कटिक महासागर मतलब टिका हुआ महासागर कहाँ पर है? सॉरी, आर्कटिक आर्क बना हुआ बिल्कुल ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी महासागर ये आपका टिका हुआ जो दक्षिण गोलार्ध में टिका हुआ है। मानचित्र में देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक, हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। अब देखिए कि आपको इनका क्रम कैसे याद होगा, मैं आपको इनकी एक छोटी-सी ट्रिक करवाता हूँ और मेन ट्रिक है कि आपको मैप में ज़रूर याद होना चाहिए कि कौन-सा महासागर कहाँ पे है। देखिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद आपको सीधा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाना है। फिर आपका अटलांटिक महासागर, उसके बाद आपका हिंद महासागर। 3 के क्रम आपको याद हो गए। अब आपके 2 बाकी हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। अब ये बताइए कि जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर जाएगी, तो आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका में कौन-सा ज़्यादा बड़ा होगा? दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर और सबसे छोटा होगा वो ऊपर तैर जाएगा, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। तो आपको पाँचों महासागर के नाम और इनके क्रम भी याद हो गए होंगे। तो मैं आपको फिर रिवाइज करवाता हूँ कि पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर हम नीचे आएँगे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर और सबसे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर। याद रखना कि छोटी-सी आर्क लगानी है। क्लियर ये बात? जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। एक बार इसको देखिए मैप को आपको, ये देखिए, ये आपका हिंद महासागर है। तो साथ-साथ आपका ज्योग्राफी में जो मैप है, वो भी आप याद करते जाना क्योंकि एक साथ जब आप मैप को करोगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन इसमें हर एक पार्ट में 2 या 3 जगह आएँगी, वो आपको याद करना है। महासागर आपको याद हो गए, अब थोड़ा-सा डीप में हम आते हैं, तो ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर की क्या लोकेशन बताइए? लोकेशन आप याद रखना। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, अगर उत्तर में आएँगे तो एशिया तक है। पश्चिम में, इसके पश्चिम में क्या आपको अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा इस साइड। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, तो पूर्व में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा आपको। इस साइड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर मिलेगा नीचे और ये आपका हिंद महासागर की लोकेशन है और हिंद महासागर भारत को दोनों तरफ से घेरे हुए है और एक साइड जहाँ पे वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल की साइड या बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे इसका अरब सागर है। तो ये लोकेशन आपको याद रह जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इससे आप बार-बार परिचित हैं। जो कक्षा 6 के विद्यार्थी देख रहे हैं, वो इनको थोड़ा गौर से देखिए, बाकी जो आपके यूपीएससी स्टेट एग्जाम पीसीएस के लिए देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी आसान चीज़ें हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करें तो आपके लिए ये बिल्कुल बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। अब इसने एक था कि साथ ही इसमें भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह को दर्शाया गया है। द्वीप समूह संबंधी जानकारी फर्स्ट 36 पर दी गई, वो आप आगे देख लेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूँ, 1 लक्षद्वीप, 1 अंडमान निकोबार, 2 वो दिए गए हैं। महासागर और आपदाएँ, महासागर और आपदाएँ, आपदाएँ होती समस्याएँ, मुश्किलें। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए।
आपने जो चित्र देखा था पृथ्वी को दोबारा से उसको एक बार माइंड में रिवाइज़ कीजिए, कैपेसिटी बनाइए कि आप किसी चीज़ को, किसी चित्र को देखते हैं, तो उसको दोबारा से अपने दिमाग में रिवाइज़ कर लें। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हैं? वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों पर वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंस घटनाएँ अथवा अति प्रचंड हवाएँ जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर-दूर तक क्षति पहुँचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि महासागर है, उनका संबंध आपदाओं से ही जो आपदाएँ बताई हैं, उनसे भी है और वे हमारे लिए उपयोगी भी हैं। चलिए लाइन को समझते हैं कि आपने जो मैप देखा था सॉरी जो फ़ोटो देखा था पृथ्वी का, वो नीला कलर था, लेकिन साथ में उसके व्हाइट कलर भी था, जो ऊपर से जब फ़ोटो लेंगे पृथ्वी की, तो ऊपर जो बादल हैं, तो वो भी तो फ़ोटो में आएँगे, वो बादल हैं। वो क्या हैं? बादलों के विशाल समूह हैं। बादल वर्षा लाते हैं, सब आपको पता है। भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है, मतलब महासागरों से ही जब महासागर की सतह पर सूर्य की किरणें गिरती तो जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर संघनित होकर बारिश के रूप में जब उसको पवनें खींच कर ले आती हैं, आके जब हमारे वो केरल में तटों से टकराती है तो बारिश होती है, जब वो सीधी आगे निकल जाती हैं, तो आगे जब हिमालय पर्वतों से टकराती है, बीच में गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी पर्वत उनके रास्ते में आएँगे, वहाँ-वहाँ वर्षा होगी। आगे हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। इस वर्षा के अभाव में अगर वर्षा ज़्यादा हो जाए, तो बाढ़ वगैरह अगर कम हो जाए, तो कृषि और जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। महासागरों तूफानों को भी जन्म देते हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, तो विध्वंस घटनाओं के रूप में उसका वर्णन किया है या अति प्रचंड हवाएँ, चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर-दूर तक क्षति पहुँचाते। जो चक्रवात आते हैं, वो तटीय प्रदेशों में आते हैं, पानी बिल्कुल उठकर एक तो दीवार की तरह आगे चलता है और वो रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। सुनामी का भी आपने नाम सुना होगा। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबो सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। ये देखिए कि जब समुद्र में अंदर से आपको पता है पृथ्वी के अंदर लावा है और जब कोई अंदर से किसी प्लेटें मूवमेंट करते लावा बाहर निकलता है या फिर जो फोर्स है वो लगता है सतह पर बाहर आता है, तो क्या होता है कि जो समुद्र के पानी में एकदम उछाल आता है और उसी को हम बोलते हैं सुनामी। ये बहुत शक्तिशाली तरंगे जब होती हैं तो पानी बहुत रफ्तार से चलता है, बहुत ऊँचाई लेके चलता है। आप सर्च कर लेना सुनामी, आप वीडियो देख लेना कि कितनी भयंकर ये सुनामी होती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो ये हज़ारों किलोमीटर तक क्षेत्रों को डुबो सकती है, इसे व्यापक स्तर पर हानि होती है। 26 दिसंबर 2003 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में भूकंप के कारण आई। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। ये देखिए कि 26 दिसंबर 2003 के दिन सुनामी आई थी भारत और आसपास के 13 देशों में और जो मेन क्षेत्र था वो था इंडोनेशिया में भूकंप के कारण आई थी। 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप पृष्ठ 33 पर देखेंगे और पृष्ठ 36 पर द्वीपों से संबंधित उपखंड को भी देखेंगे। तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्रों में इनमें भीषण रूप से प्रभावित हुए, जान-माल की बहुत अधिक क्षति हुई। इस प्रकार की सुनामी कभी-कभी आती है, मतलब हर बार नहीं आती, काफ़ी सालों में आती है
और यह बहुत विध्वंसकारी होती है। हालाँकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। अब देखिए इस चीज़ को कि हिंद महासागर सुनामी चेतावनी जो प्रणाली है, उसमें बहुत से देश मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पहले से पता लगाया जा सके कि तट को टकराने से पहले कि सुनामी आने वाली है, ताकि इसके बचाव में हम कुछ कर सकें। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की हानि होती है, उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण इसके देखेंगे अगले पाठ में। तो उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है महाद्वीप, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस क्लास में हमने पढ़ा महासागरों के बारे में। आपको महासागरों के नाम, मैप पर उनकी स्थिति, कि वो किस महाद्वीप के साइड में कौन-सी दिशा में, ये चीज़ आपको देखनी है। उनके नाम और उनके जो एरिया हैं, उनके देखने कौन-सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन-सा महासागर सबसे छोटा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक महाद्वीप के साथ। थैंक यू वेरी मच।